तो 8 बजे की तेज रफ्तार खबरों के बाद अब वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइड स्टोरी इस शो में आप जानने वाले हैं। और सबसे पहले बताएंगे कि मुंबई बैठक से पहले इंडिया गठबंधन के दलों में क्यों मची पीएम उम्मीदवारी की होड़। दिखाएंगे आपको कि महिलाओं को टारगेट में रखकर अचानक चुनावी वायदों की बहार क्यों आ गई है। क्या पीओके की भारत में वापसी का रास्ता गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर निकलेगा, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आगे आपको दिखाएंगे। और यह भी बताएंगे कि चंद्रयान की बदौलत चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने के लिए क्या बड़ी खोज हुई है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक की। क्या 24 घंटे में मोदी के चैलेंजर का नाम सामने आ जाएगा? आखिर 2024 के चुनाव में मोदी के सामने कौन होगा? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह कि आखिर प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर विपक्ष में इतनी तकरार क्यों बढ़ गई है। 2024 के चुनाव का जब मोहम्मद आती है तो आपके लिए पीएम पद का चेहरा कौन है? मुझसे पूछेंगे मेरे उद्धव जी है। मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। मैं चाहूंगी कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने, वो काबिल हैं, इस लायक हैं, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है उन पर। अभी ना एजेंडा तय हुआ, अभी ना झंडा तय हुआ, ना मैनिफेस्टो की चर्चा हुई, ना सीट शेयरिंग पर बात हुई। लेकिन विपक्ष का पीएम उम्मीदवार कौन होगा, इस पर इंडिया गठबंधन की पार्टियों में तकरार शुरू हो गई है। हर पार्टी के पास अपना पीएम कैंडिडेट है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल का नाम उछाला गया। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को पीएम उम्मीदवार देखना चाहती है। तो उद्धव वाली शिवसेना की ख्वाहिश है कि उद्धव ठाकरे विपक्ष के पीएम कैंडिडेट हों। आपके लिए पीएम पद का चेहरा कौन है? मुझसे पूछेंगे मेरे उद्धव जी है। पर मैं यही कहूंगी, तो आप ये समझ सकते हैं कि हम सब में इतना विश्वास है कि हमारे लीडर केपेबल हैं कि देश को चला सकें। मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। और उसका तर्क है कि इतनी कमरतोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूं, मैं चाहूंगी कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने, वो काबिल हैं, इस लायक हैं, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है उन पर। लेकिन निर्णय सभी का सामूहिक होगा और जो सबके लिए स्वीकार होगा वो उस कुर्सी पर बैठेगा। तो हर पार्टी के पास अपना पीएम कैंडिडेट है और ये आलम तब है जबकि मुंबई में एक दिन बाद विपक्ष के गठबंधन इंडिया की बैठक होने वाली है। 2 दिन की इस बैठक में क्या क्या तय हो सकता है, जरा ये भी जान लीजिए। इंडिया का संयोजक, कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य, सीट शेयरिंग पर बात, गठबंधन के मुद्दे, रैलियों की रूपरेखा, अन्य दलों को शामिल करने पर बात। इन तमाम मुद्दों पर इंडिया गठबंधन मुंबई में 2 दिनों तक मंथन करेगा। इस मंथन में विपक्ष के 28 दल शामिल हो रहे हैं। लेकिन मुद्दों या दूसरे सवालों पर चर्चा शुरू हो उससे पहले ही इंडिया गठबंधन के हर दल की ओर से अपने पीएम कैंडिडेट का नाम उछाल दिया गया है। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि केजरीवाल पीएम की रेस में नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से इसलिए जुड़ी है क्योंकि आज इंडिया को बचाने की जरूरत है। तो दुहाई लोकतंत्र की दी जा रही है, लेकिन पीएम उम्मीदवार पर तकरार है। वैसे इन पार्टियों की अभी लोकसभा में हैसियत क्या है, जरा एक नजर इस पर डालते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के 51 सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस के 23, जेडीयू के 16, शिवसेना उद्धव गुट के 7, एनसीपी शरद पवार गुट के 4, समाजवादी पार्टी के 3, आम आदमी पार्टी का 1 सांसद है। सब साथ में आए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो परसेप्शन बन रहा है लोगों में, वो इंडिया का बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति जो है, उनका तत्वज्ञान, कार्य पद्धति, उनके खिलाफ लोग अब खड़े हो रहे हैं। ये फायदा है इसका। तो राहुल गांधी जी इस रेस में कहां पर है? नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमें स्वागत की जिम्मेदारी है हमारी। इस बीच इंडिया गठबंधन में 2 और पार्टियां जुड़ गई हैं। इंडिया गठबंधन में दलों की संख्या अब 26 से बढ़कर 28 हो गई है। अकाली दल के इस गठबंधन के साथ आने पर सस्पेंस है। बीएसपी ने भी गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो बकायदा ट्वीट करके एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों पर हमला बोला और साफ किया कि उनकी पार्टी बीएसपी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। कांग्रेस ने मायावती को इशारों में आगाह किया है। अरे मैं तो कह चुका पहली बार कि जो उधर भी हैं और जो नहीं भी हैं कहीं, वो गठबंधन में शामिल होंगे, और अगर कोई तीसरा फ्रंट बनाएगा तो इन दोनों फ्रंट के बीच में चटनी बन जाएगा। बहरहाल मुंबई में इंडिया गठबंधन का मंच सज चुका है। शहर भर में पोस्टर लगे हैं, सारी तैयारियां पूरी हो गईं। अब ज्यादा समय नहीं बचा जब ये पता चल सकता है कि साल 2024 के महासंग्राम में विपक्ष की ओर से मोदी का चैलेंजर कौन होगा। और इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले राहुल गांधी आज मैसूर में थे। मैसूर में राहुल गांधी ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। एक दिन पहले केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए हैं। कई दूसरे राज्यों में भी अचानक महिलाओं के लिए खजाना खुल गया है। तो सवाल ये कि आखिर पार्टियों को अचानक महिलाओं का यूं ख्याल क्यों आया। एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए गए। कर्नाटक में महिलाओं को हर महीने 2000 नकद। राजस्थान में स्कूटी वाली स्कीम। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए आरक्षण का तोहफा। हर तरफ उपहारों की बौछार है। सवाल यह है कि सभी पार्टियों को महिलाओं की फिक्र क्यों सताने लगी है। देश की आधी आबादी के लिए अचानक उमड़े इस प्रेम का वोट कनेक्शन क्या है? वोट कनेक्शन की चर्चा से पहले कर्नाटक के मैसूर से आई ये तस्वीर देखिए। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले राहुल गांधी मैसूर पहुंचे थे। मौका था कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना के उद्घाटन का। इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने वाली महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे। इस योजना के लिए कर्नाटक की 1,09,54,000 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जब हमने ये टैबलेट पे बटन दबाया तो हमारी करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिले। इससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने शक्ति योजना के तहत महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा, गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली, युवा निधि योजना के तहत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, अन्न भाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मुफ्त राशन देने की शुरुआत कर चुकी है। राहुल गांधी ने कर्नाटक की जमीन से इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने के संकेत दिए। देश में फैशन बन गया है। दिल्ली की सरकार जो है वो अरबपतियों के लिए काम करती है। उनके 2-3 मित्र हैं और पूरा का पूरा जो विकास का काम होता है वो उन्हीं 2-3 लोगों के लिए होता है। राहुल कर्नाटक में जो कर रहे थे उससे 24 घंटे पहले ही दिल्ली में मोदी सरकार बड़ा ऐलान कर चुकी थी। एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटा दिए गए। 75 लाख नए उज्ज्वला रसोई कनेक्शन देने का ऐलान किया गया। राहत वाले इस ऐलान के केंद्र में भी महिलाएं ही हैं। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33 करोड़ बहनों को एक अनोखी सौगात दी। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार। 9 करोड़ 60 लाख बहनें हैं जिनको 400 रुपए की रियायत मिली है, इसलिए उनका एक विशेष उत्सव का माहौल है। यानी कांग्रेस और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से देश की आधी आबादी को रिझाने का प्रयास हो रहा है। दरअसल महंगाई का सीधा कनेक्शन रसोई और महिलाओं से होता है, इसलिए चाहे एलपीजी सिलेंडर के दाम कम करना हो या सीधा कैश ट्रांसफर, टारगेट महिला वोटर ही है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए महंगाई राहत शिविरों के जरिए 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दे रही है। राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं का आधा किराया माफ है। महिलाओं को स्कूटी खरीदने के लिए बगैर ब्याज लोन दिया जा रहा है। महिलाओं को स्मार्टफोन और फ्री इंटरनेट के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। गहलोत सरकार राजस्थान में हर 5 साल पर सरकार बदलने के रिवाज को बदलने के लिए महिलाओं के सहारे समीकरण सेट कर रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी अपनी सरकार की वापसी के लिए इसी रास्ते पर हैं। शिवराज सरकार लाडली बहन योजना के तहत 1000 रुपए दे रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दिया गया। पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% पद आरक्षित हैं। अपनी पुलिस में बेटियों की भर्ती भी होनी चाहिए।
पहले बेटियां पुलिस में नहीं आती थी, लेकिन मैंने तय कर दिया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होगी। अचानक पार्टियां महिलाओं के लिए इसलिए फिक्रमंद हो गईं क्योंकि सभी पार्टियां महिलाओं को एक मुश्त वोट बैंक के तौर पर देख रही हैं। महिलाओं को राहत देकर अपना नैरेटिव मजबूत करना चाहती हैं। रसोई में राहत के जरिए सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता तलाश रही हैं। दरअसल पिछले कुछ चुनाव में महिलाओं का वोटिंग पैटर्न बदला है। कई चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया, इसीलिए महिलाएं पार्टियों के एजेंडे में हैं और लोकसभा चुनाव तक अभी और कई घोषणाएं हो सकती हैं। और देखिए, भारत में तो महिलाओं को राहत देने की कोशिश हो रही है, वहीं पड़ोसी मुल्क रोज नई आफत से रूबरू हो रहा है। पहले से ही कई मोर्चों पर उलझा पाकिस्तान अब बगावत की आग से झुलस रहा है। बगावत की ये चिंगारी गिलगिट बाल्टिस्तान में भड़की। यहां पाकिस्तानी हुक्मरानों से नाराज लोग सड़क पर उतर आए और भारत के साथ विलय का नारा बुलंद करने लगे। किसी से डरेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे, तो हम करगिल जाके दिखाएंगे, तो हम करगिल जाके दिखाएंगे। सड़कों पर इंसानी समंदर, जहां देखो वहां सर ही सर। हर एक की जुबान पर अलगाव के नारे। गिलगिट बाल्टिस्तान की बर्फीली वादियों में इन दिनों पाकिस्तान से बगावत के नारे गूंज रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भारत में विलय के नारे लगा रहे हैं। किसी से डरेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकेगा। जाओगे नहीं जाओगे करगिल, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। गिलगिट बाल्टिस्तान से उठती ये आवाजें करीब 650 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में बैठी सरकार को डरा रही है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की टेंशन बढ़ा रही है। अगर तुमने किबला आगा बाकिर अल हुसैनी को गिरफ्तार करने की कोशिश रही, ना हम रहेंगे ना फिर तुम रहोगे। हमारे खून में सहूलतकारी है, ना सहूलतकारी करेंगे, फिर करगिल का रास्ता दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे। जाओगे नहीं जाओगे करगिल। गिलगिट बाल्टिस्तान के शहर स्कर्दू में उमड़ा ये इंसानी हुजूम करगिल के रास्ते भारत से मिलने को बेताब है। आखिर गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान विरोधी नारे क्यों गूंज रहे हैं? आखिर गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भारत में विलय की मांग क्यों बुलंद किए हुए हैं? इसकी जड़ में है एक शिया मौलाना आगा बाकिर अल हुसैनी के खिलाफ ईश निंदा के कानून के तहत दर्ज एक FIR, जिसने शिया बहुल गिलगिट बाल्टिस्तान को सुलगा दिया है। तूफान शुरू हो चुके हैं, हमने जवानों को कंट्रोल किया हुआ है। हाँ, हम जवानों को कब तक कंट्रोल कर रखें? दो काम तुम्हें करना है, एजेंसी वाले, इस्टेब्लिशमेंट वाले और हुक्मरानों। देखो, दो काम करना है। जो FIR कटी है आगा के नाम से, उसको वापस ले लो। गिलगिट बाल्टिस्तान में इन दिनों बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ की फिजाओं में पाकिस्तान विरोधी नारे गूंज रहे हैं। पाकिस्तान से साफ कह दिया गया है कि मौलाना माफी नहीं मांगेंगे। कोई आगा माफी नहीं मांगेगा। की माफी मिल्लत तशय्यु की माफी है। आगा का सर झुकना मिल्लत तशय्यु का सर झुकना है। अच्छा, हम अपनी गर्दनें कटाएंगे, आगा कोई माफी नहीं मांगेगा। और अगर तुम हमारी रेड लाइन क्रॉस करोगे तो ना हमें अपनी जिंदगी अजीज है, ना तुम्हारी जिंदगी है। जिस गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान अवैध कब्जा करके बैठा है, वहां से उठ रही इन आवाजों ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान में जो कुल 21 करोड़ की आबादी है, उसमें से शिया आबादी 4.2 करोड़ है, यानी पाकिस्तान की कुल आबादी के 17% शिया हैं। इस समय आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिया हैं। पाकिस्तान में 2013 से 2021 तक धार्मिक झगड़ों में लगभग 4000 शिया मारे गए। गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान कभी POK का हिस्सा बताता था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी के साथ इसे स्वायत्त शासी इलाके का दर्जा दे दिया और यहां पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा। गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाला इकलौता इलाका है जहां शिया आबादी बहुसंख्यक है।
इसीलिए ईश निंदा के आरोप में शिया धर्मगुरु के खिलाफ एफआईआर होने से पूरे इलाके में बवंडर मच गया है। इस सैयद के गैरत पे सलाम पेश करता हूँ। इस सैयद ने इस कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच गिलगिट बाल्टिस्तान के भारत में विलय की आवाजें यूं ही नहीं उठ रही। 1994 में भारत की संसद में गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर प्रस्ताव पास हो चुका है। भारत की संसद पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा कह चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह 4 साल पहले संसद में इसे और विस्तार से समझा चुके हैं। हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। तो गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है। इसीलिए अब बर्फीली घाटियों से उठ रही विद्रोह की आवाजों ने पाकिस्तानी हुक्मरानों के होश उड़ा दिए हैं। डिस्पैरिटी के साथ अगर एहतजाज आमने सामने आवाम आ चुकी है, जिसमें मैंने फुटेजेस देखी हैं जो आपको नहीं दिखाई जाती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फिर वही बात कि वो लोकल मसला आपका तो नहीं है। हजारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, एक कदम की दूरी पे हैं मैस वायलेंस के। वहां पे नारे क्या लग रहे हैं कि फिर कारगिल खोल दें आप। अगर आपने ये करना है हमारे साथ, आप कारगिल खोल दें। फिर गुस्सा भले ही शिया मौलाना के खिलाफ ईश निंदा में दर्ज एफआईआर को लेकर भड़का हो, लेकिन शिया बहुल गिलगिट बाल्टिस्तान में बगावत को रोक पाना अब पाकिस्तानी एजेंसियों के बस की बात नहीं।